अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज की जो क्लास है ना, उसमें हम ये वाला न्यूज़ आर्टिकल करेंगे। ठीक है, ये कहाँ से लिया है? ये डॉन न्यूज़पेपर से लिया है और ये आज ही का है। ठीक है, तो एडिटोरियल की जगह आज मैं इस न्यूज़ आर्टिकल को क्यों कर रही हूँ? देखो, आज के जो एडिटोरियल्स थे उनमें से मुझे कुछ भी इतना ऐसा नहीं लगा कि जिसके थ्रू मैं आपको कुछ सिखा सकती, क्योंकि जब मेरी नज़र इस आर्टिकल पे पड़ी तो मुझे लगा कि मुझे ये आर्टिकल लेना चाहिए। इसमें ये अभी मैंने थोड़ी चीज़ें मेंशन की हैं जो आज मैं सिखाने वाली हूँ आपको। ठीक है, जैसे हेल्ड फॉर हो गया, हाइफनेटेड एडजेक्टिव क्या होते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगी, डिस्पाइट क्या होते हैं, इन स्पाइट ऑफ, ग्रेबल विद, सब्जेक्ट टू, एनरोल इन और फॉर में क्या डिफरेंस है, कंप्लेन, कंप्लेनियन में क्या डिफरेंस है, ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, इन द लाइट ऑफ, ऑन, इन प्रपोजिशंस, बहुत सारी वोकैब, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम आज की क्लास में सीखेंगे। आज की जो क्लास है, जो मेरी जो क्लास होती है वो हर पर्सन के लिए, चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस गोइंग हो, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी स्कूल के स्टूडेंट हो, ये सब के लिए है। ये हर उस पर्सन के लिए है जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहता है न्यूज़पेपर के ज़रिए। इस क्लास में आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी कि आर्टिकल्स को रीड कैसे करते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। तो चले अब इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो इसका टाइटल है, तो इसका जो टाइटल है वो कुछ यूँ है कि स्कूल टीचर हेल्ड फॉर टॉर्चरिंग स्टूडेंट इन, ये उसने बता दिया कहाँ का स्टूडेंट था, पिंडी गैप का स्टूडेंट था। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले तो ये एक हेडिंग है। हेडिंग होने की वजह से ये जो हेल्पिंग वर्ब है मोस्टली जो है वो स्किप कर देते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता इनके पास, इतनी स्पेस नहीं होती इनके पास कि वो ये सारी चीज़ें मेंशन करें। ठीक है, देखो, अगर आप हेल्ड फॉर का ही खाली मतलब अभी यहाँ पे समझ रहे हो ना, तो ये सारी हेडिंग जो है ना आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले ये देखो, हेल्ड फॉर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी पर्सन को, किसी इल्ज़ाम या जुर्म की वजह से अरेस्ट करना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेल्ड फॉर। अब ये जो स्कूल टीचर था उसको किस इल्ज़ाम में पकड़ा गया? उसको टॉर्चरिंग के लिए पकड़ा गया कि उसने टॉर्चर किया था। अच्छा, किसको टॉर्चर किया था? उसने कहा स्टूडेंट को किया था। इन प्रपोजिशन लगा के उसने उस जगह का नाम मेंशन किया है कि वो यहाँ का स्टूडेंट था और स्कूल टीचर ने उसके साथ ये सब किया। तो ये है हमारी हेडिंग। अब हम प्रॉपर न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। अब वो कह रहा है पुलिस, कहता इन पिंडी गैप टाउन ऑफ अटक डिस्ट्रिक्ट, यहाँ का उसने कहा वो टाउन है। ठीक है, ऑन वेंसडे वाले दिन, बुध वाले दिन उसने क्या किया? अरेस्ट किया। अरेस्ट करने का मतलब क्या होता है? गिरफ्तार करना किसी को। अच्छा, किसको अरेस्ट किया? उसने कहा एक टीचर को अरेस्ट किया। अच्छा, किस लिए अरेस्ट किया? उसके लिए उसने फॉर प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया कि फॉर अलेजिडली टॉर्चरिंग। देखो, अलेजिडली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये डॉन न्यूज़पेपर कह रहा है कि हम नहीं कह रहे, ऐसा कहा गया है, ऐसी रिपोर्ट आई है। ठीक है, कि उसको अरेस्ट किया गया है टॉर्चरिंग के लिए, कि उसने टॉर्चर किया था। अच्छा, किसको टॉर्चर किया था? उसने कहा अ 12-year-old स्टूडेंट, 12 साल के स्टूडेंट को। अच्छा, किस लिए किया था? कहता फॉर नॉट मेमोराइजिंग, कि उसने याद नहीं किया था। किस चीज़ को? हिज लेसन, अपने सबक को। इन अ प्राइवेट स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल में, मतलब प्राइवेट स्कूल में ये सारा इंसिडेंट हुआ था, जहाँ एक टीचर जो था, ऐसा कहा जाता है कि उसने टॉर्चर किया था 12 साल के स्टूडेंट को, इसलिए कि उसने लेसन को मेमोराइज नहीं किया था। मेमोराइज करने का मतलब क्या होता है? उसको याद करना। अच्छा, देखो, मेमोराइजिंग के लिए ना आप एक फ्रेज भी यूज़ करते हो, वो फ्रेज होती है लर्न बाय हार्ट। लर्न बाय हार्ट का मतलब ये होता है किसी चीज़ को ज़ुबानी याद करना। ठीक है, आप मेमोराइजिंग भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मेमोराइजिंग क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि फॉर प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है या जिरंट होता है। जिरंट क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके साथ जब आईएनजी लगा देते हैं तो वो जिरंट होता है जो नाउन का काम करता है। तो इसलिए यहाँ पे मेमोराइजिंग हुआ। अच्छा, देखो, अब इन और ऑन का कंसेप्ट चेक कर लो। देखो, इन जो होता है ना वो मंथ्स के साथ आता है। जब आप महीनों की बात करते हो ना, तो आप उसके लिए कौन सी प्रपोजिशन का इस्तेमाल करोगे? आप इन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करोगे, जैसे इन मई, इन जून, इन जुलाई। ठीक है, जब सालों की बात आएगी तो उसके लिए भी आप इन का इस्तेमाल करोगे, जैसे इन 2025। जब सीजन्स आएंगे, मतलब जैसे समर है, विंटर है, तो उसके लिए भी आप
इन का इस्तेमाल करोगे। और जब सेंचुरीज़ की बात आएगी, जैसे इन द 20th सेंचुरी, तो उसके लिए भी आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप इन का इस्तेमाल करोगे। और जब डिकेड्स की बात आएगी, जैसे आप कहते होते हो ना कि इन द 1990s, तो ये डिकेड्स को ही शो कर रहा है कि ये वाले टाइम को, तो उसके लिए भी इन का इस्तेमाल करोगे। जो ओन होता है ना, उसका इस्तेमाल होता है डेज के साथ, जैसे आप मंडे कह लो, ट्यूसडे कह लो, वेडनेसडे कह लो, इन सब के लिए जो है वो ओन प्रपोजिशन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब ओन डेट्स के लिए भी यूज़ होता है, जैसे आप ये कह रहे हो कि ऑन जून 7th, ऑन जुलाई 7th, या कुछ भी लगा लो, तो उसके लिए भी आप ऑन का इस्तेमाल करोगे। अब ऑन का इस्तेमाल जो होता है ना, वो इन दोनों के साथ भी होता है, जब डे और डेट आप दोनों को कंबाइन करके लिख रहे हो। जैसे आप कहते हो ना, ऑन सैटरडे कोमा अगस्त 1st। अब ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये भी एक तरीका होता है डेट को मेंशन करने का, जिसमें आप पहले डे मेंशन करते हो, उसके बाद डेट मेंशन करते हो। तो अक्सर स्टूडेंट जो है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस मंथ की वजह से क्या करते हैं, वो इन लगाते हैं। तो इस केस में इन नहीं लगेगा, इस केस में क्या लगेगा? ऑन लगेगा, जब डे और डेट जो है दोनों कंबाइन होकर आए। अब ये देखो, इसलिए इसने यहाँ पे जो है ऑन वेडनेसडे मेंशन किया है। ठीक है, ये ऑन प्रपोजिशन किस लिए आई है, ये सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हम ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये 12 ईयर ओल्ड वाला कॉन्सेप्ट क्या है। इसको हाइफनेटेड एडजेक्टिव कहते हैं, और इसकी क्या डिटेल है अभी चेक करते हैं। अच्छा, अब आप ये कॉन्सेप्ट चेक करो। ठीक है, 12 ईयर ओल्ड वाला। ठीक है, अब ये जो चीज़ होती है ना, जो स्टूडेंट के साथ उसने लगाया हुआ 12 ईयर ओल्ड, ये चीज़ कहलाती है हाइफनेटेड एडजेक्टिव। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें एक नंबर होता है, उसके बाद इसका एक यूनिट आता है। देखो यूनिट क्या चीज़ होती है? यूनिट होती है जैसे किलोग्राम होता है, मीटर होता है, लीटर होता है, इस केस में ईयर है, साल है, तो यहाँ पे यूनिट आएगा। ठीक है, उसके बाद कोई एडजेक्टिव होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ओल्ड है। ठीक हो गया। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये हाइफनेटेड एडजेक्टिव जो होगा ये सिंगुलर ही होगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से मेंशन नहीं कर सकते कि 12 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट। ठीक है, 12 को देखकर आपको लगेगा और आपका दिल करेगा कि मैं यहाँ ईयर की जगह पे ईयर्स लगा दूँ, तो ये रोंग होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट रोंग है। ये हमेशा जो अपना यूनिट है हमेशा सिंगुलर ही लेता है। ठीक है, इसलिए हम मेंशन करते हैं 12 ईयर ओल्ड, और उसके बाद यहाँ पे कोई नाउन मेंशन होता है जिसके लिए ये लगाया गया है। ये सिंगुलर क्यों होता है? क्योंकि ये एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव जो होते हैं वो हमेशा वो आप प्लूरल फॉर्म्स नहीं बनाते। ठीक है, ये रीजन है कि 12 ईयर ओल्ड जो है वो यहाँ पे यूज हुआ है। तो इसलिए इसने यहाँ पे लगाया है 12 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, ना कि इसने लगाया है 12 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट। कहता है डिस्पाइट, इस चीज के बावजूद, किस चीज की? अब बैन, एक बैन के मतलब एक रिस्ट्रिक्शन के बावजूद, मतलब ये जो चीज़ है इस पाबंदी के लगाने के बावजूद। अच्छा, किसके ऊपर? कहता ऑन कॉर्पोरल पनिशमेंट, इस पनिशमेंट के ऊपर, मतलब जिस्मानी सजा के ऊपर। फिर कोमा, कहता द प्रैक्टिस स्टिल कंटिन्यूज इन स्कूल। कहता जो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस का मतलब क्या है? ये जो आदत है, ये जो रिवाज है, ये जो तरीका है, ये जो अमल है, कहता ये जारी है स्कूल्स में अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरी कंट्री में। कहता कौन सी कंट्री? कहता ऑलरेडी ग्रैपलिंग विद वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। कहता ये वो वाली कंट्री है जो ऑलरेडी डील कर रही है इन बच्चों से। कौन से बच्चे हैं? कहता आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये वो वाले बच्चे हैं जो तालीम से महरूम हैं, मतलब ये स्कूल में नहीं जाते ना। तो वो ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक ऐसी कंट्री है जिसके ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो स्कूल से वैसे ही बाहर रहते हैं, मतलब स्कूल में उनका एडमिशन ही नहीं हुआ होता, वो स्कूल ही नहीं जाते। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। देखो सब बिगनर्स के लिए, सबके लिए, ठीक है। ये जो डिस्पाइट होती है ना, ये प्रपोजिशन होती है, ठीक है। इससे मिलती जुलती एक प्रपोजिशन होती है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। इन स्पाइट के बाद जो है वो ऑफ का इस्तेमाल होता है। जो इन स्पाइट ऑफ होती है वो और डिस्पाइट, अब दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये देखो, ये जो ग्रैबलिंग विद नजर आ रहा है ना आपको, ये क्या चीज है? देखो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। वो ये बता रहा है कि ये कंट्री कौन सी है। उसने कहा ये वो कंट्री है जो कि ग्रैबलिंग विद कर रही है, जो कि डील कर रही है इस चीज से निमिट रही है। टॉकिंग टू मीडिया, टॉकिंग टू मीडिया का मतलब क्या है कि मीडिया से बात करते हुए, मतलब सहाफियों से गुफ्तगू
गुफ्तगू करते हुए। फिर कोमा कहता सादत इकबाल, अच्छा कौन है ये, कोमा लगा के बता रहा है, द स्टूडेंट्स फादर, स्टूडेंट का बाप, एंड अ नेटिव ऑफ विलेज नथिया मालकान, जो यहाँ का रहने वाला है, सेड, उसने कहा, दैट ये कि हिज सन, उसका जो बेटा है मोहम्मद अली, इज एनरोल्ड, वो एनरोल्ड है, वो रजिस्टर्ड है, मतलब वो वहाँ पे दाखिल है, किसमें, इन अ प्राइवेट स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल में। कौन सा प्राइवेट स्कूल, कहता है लोकेटेड इन अहमदल, कहता जो कि लोकेट करता है, जो कि कहाँ पे है, अहमदल में है, ठीक है, ये कोई लोकेशन यहाँ पे उसने मेंशन की हुई है। अब देखो ये जो फ्रेज है ना, टॉकिंग टू मीडिया, ठीक है, यहाँ पे इसने यूज़ किया टॉकिंग टू मीडिया। आप टॉकिंग टू कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे आप नाउन कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि उस इंसान से बात करते हुए मैंने ये कहा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपका दोस्त है, आपकी सिस्टर है, आपका ब्रदर है, तो आप ये भी कह सकते हो टॉकिंग टू माई ब्रदर आई डिस्कस्ड माई इश्यूज़, ठीक है, अपने भाई से बात करते हुए मैंने अपने इश्यूज़ को डिस्कस किया। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो। ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इनको आप एग्जाम्पल के तौर पर सामने रखें और उसके बाद इसको कॉपी करते जाओ। अच्छा अब एक चीज़ देखो, एनरोल्ड इन, देखो एक होता है एनरोल इन और एक होता है एनरोल फॉर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो एनरोल इन जो होता है ना, वो इस्तेमाल होता है जब आप कोर्सेज की बात करते हो, जब आप स्कूल्स की बात करते हो, कुछ प्रोग्राम्स की बात करते हो, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो एनरोल इन का। जैसे आप कह सकते हो कि मैंने कंप्यूटर साइंस कोर्स में एनरोल किया, तो उसके लिए आप एनरोल इन का इस्तेमाल करोगे। जैसे किसी ने कुकिंग क्लासेस में इस कोर्स में एनरोल किया, तो वो भी इनका इस्तेमाल करेंगे। और जो एनरोल फॉर होता है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं किसी इवेंट के लिए, किसी वर्कशॉप के लिए या किसी सर्विस के लिए। देखो अगर आप ये कह रहे हो कि मैंने कोई एक सेमिनार हुआ था डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो आपने उसके लिए खुद को रजिस्टर करवाया, तो उसके लिए आप किसको यूज़ करोगे, एनरोल फॉर को यूज़ करोगे। अगर आप ये कहते हो कि आपने कई सर्विस ली है कहीं की, जैसे कोई जिम मेंबरशिप जो है वो ज्वाइन की है, तो उसके लिए भी आप एनरोल फॉर का इस्तेमाल करोगे। और अगर आप किसी प्रोग्राम की बात कर रहे हो, कहीं पे कोई कैंप लगा है या कोई चीज़ हुई है, वहाँ पे जो आपने खुद को रजिस्टर करवाया है, तो उसके लिए भी आप एनरोल फॉर का ही इस्तेमाल करोगे। और स्कूल्स वगैरह के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, इन का इस्तेमाल करोगे, इसलिए यहाँ पे एनरोल के बाद इन आया है। हिज टीचर, कहता उसका जो उस्ताद था, कोमा कौन, मौलवी मुनीर अवान, कोमा, उसके बाद सब्जेक्टेड अली टू सीवियर टॉर्चर विद स्टिक्स। अब वो कह रहा उसका जो टीचर था ना मौलवी मुनीर अवान, उसने इस बच्चे को मतलब बहुत ज़्यादा इस पे टॉर्चर किया, किसके साथ, स्टिक्स के साथ। कैसे, कहता इन्फ्लिक्टिंग का मतलब क्या होता है, इन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है नुकसान पहुंचाते हुए, सीरियस इंजरीज मतलब बहुत ही सीरियस जख्म देते हुए, ऑन हिज बॉडी, उसकी बॉडी के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर। फिर कोमा कहता है स्पेशली खास तौर पर ऑन हिज प्राइवेट पार्ट्स, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है, टीचर का बताया उसने, फिर कोमा लगा के उसका नेम मेंशन कर दिया। ये बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसे आप कहो ना कि माई ब्रदर, फिर कोमा, उसके बाद आप अपने ब्रदर का नेम मेंशन कर दो, जैसे माई ब्रदर कोमा अली, फिर कोमा, फिर उसके बाद आप कोई भी बात सामने रख दो। ठीक है, ये क्या होता है, ये असल में नाउन को दोबारा से डिफाइन कर रहा होता है, नाउन की जो इंफॉर्मेशन है उसको दोबारा से दे रहा होता है हमें। अच्छा, अब इसने यहाँ पे यूज किया सब्जेक्ट समवन टू समथिंग। अब ये जो चीज़ होती है ना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम अभी डिटेल में देखते हैं, ताकि ना ये असल में मुझसे ना ये कुछ महीने पहले किया था हमने, और तब मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मुझे इस कॉन्सेप्ट की फिर भी नहीं समझ आई, तो ये उन सब के लिए है। आज आप इसको दोबारा अच्छे से देख लें। ठीक हो गया। देखो, एक होता है सब्जेक्ट टू और एक होता है सब्जेक्टेड टू। मैं पहले दोनों स्ट्रक्चर्स को ना एक साथ लेने लगी थी, पर मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर देंगे, तो अभी हम सब्जेक्टेड टू का इस्तेमाल देखते हैं, क्योंकि यही न्यूज़पेपर में यूज़ हुआ है। देखो, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है, डूअर होता है, उसके बाद आप लिखते हो सब्जेक्टेड, कि उसने किसको सब्जेक्टेड बनाया। ठीक है, फिर वो पर्सन का नेम मेंशन करेंगे, फिर टू लगा के आप उस चीज़ को मेंशन करोगे कि वो कौन सी चीज़ थी।
ठीक है। अब पहले ये देखो सब्जेक्टेड टू का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है फोर्स करना, मजबूर करना किसी पर्सन को कि वो किसी बुरी चीज़ को एक्सपीरियंस करे या उस चीज़ में से गुजरे, ठीक है। अब देखो, द टीचर सब्जेक्टेड अली टू टॉर्चर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टीचर ने अली को तशद्दुद का शिकार बनाया, ठीक है। मतलब ये टीचर ही था जिसने अली को इस चीज़ को एक्सपीरियंस करवाया। अब ये वाला देखो, द कोच सब्जेक्टेड प्लेयर्स टू टफ ट्रेनिंग। अब वो कह रहा है कि ये जो कोच था ना, इसी ने इनको टफ ट्रेनिंग करवाई, ठीक है। अब ये जो कोच था, इसने इनको मजबूर किया कि वो इस चीज़ से गुजरे ही गुजरे। तो ये चीज़ होती है सब्जेक्ट समवन टू समथिंग। आई नो थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करेगा, बट इट्स ओके। जैसे जैसे न्यूज़पेपर में आता जाएगा और डिफरेंट इसकी सिचुएशंस होंगी ना, तो ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। इन्फ्लिक्टिंग क्या होता है? अब यहाँ पे ये जो कोमा के बाद आपको इन्फ्लिक्टिंग नज़र आ रहा है, तो वो ये हमें बता रहा है कि ये जो इन्फ्लिक्ट करने का काम था ना, ये किसने किया था? ये मौलवी मुनीर ने ही किया था। जब वो इसको इस तरह से स्टिक्स के साथ मार रहा था, तो वो उसको ज़ख्म पहुंचा रहा था, इंजरीज डाल रहा था उसके जिस्म के ऊपर, ख़ास तौर पर प्राइवेट पार्ट्स में। इसका मतलब है दो एक्शन जो है वो एक साथ हो रहे थे, ठीक है। देखो, इन्फ्लिक्टिंग जो है ना, वो वर्ब इन्फ्लिक्ट से बना है, ठीक है। अगर ये वर्ब इन्फ्लिक्ट से बना है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये अपना सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस भी रखेगा, मतलब कहीं ना कहीं इसका सब्जेक्ट होगा। तो इसका सब्जेक्ट कौन है? वो यही है, ठीक है। इसलिए हमने खास प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज़ किया। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि फिर पैसिव कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखो, पैसिव वहाँ पे यूज़ करना था अगर यहाँ पे स्टूडेंट का नाम मेंशन होता। अगर यहाँ पे होता ना कि ये जो बच्चा था, ठीक है, अली था, अली अगर यहाँ पे होता और इसके लिए मुझे पार्टिसिपल फ्रेज लिखनी होती, तो मैं क्या करती? मैं अली के बाद कोमा डाल के लिखती अली बीइंग इन्फ्लिक्टेड सीरियस इंजरीज, तो फिर मैं पैसिव स्ट्रक्चर बनाती। चलें अब आगे ये स्टार्ट करते हैं। कहता ही एडेड दैट, इसका मतलब क्या होता है कि उसने मजीद कहा। क्या कहा? दैट, ये कि आफ्टर द चाइल्ड रिटर्न होम, कहता है जब जो बच्चा था ना वापस घर आया, कहाँ से? फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। ही रिवील्ड, कहता उसने रिवील किया। रिवील करने का मतलब क्या? उसने टोल्ड किया, उसने बताया, ठीक है, उसने शो किया, उसने डिस्क्लोज्ड किया हिज ऑर्डिल को। ऑर्डिल का मतलब क्या होता है? पेनफुल एक्सपीरियंस। उसकी वो जो तकलीफ थी, जो वाकया था, उसको उसने बताया। एंड वॉज सब्सिक्वेंटली टेकन टू द पुलिस स्टेशन, और जिसके बाद उसको ले जाया गया कहाँ? पुलिस स्टेशन। तो ऑर्डिल का मतलब क्या होता है? ये याद कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है पेनफुल एक्सपीरियंस। और सब्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है? ये एडवर्ब है, इसका मतलब होता है आफ्टरवर्ड्स, लेटर, बाद में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कहता आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन कंफर्म, कहता है इस चीज़ के कंफर्म करने के बाद, मतलब जब मेडिकल एग्जामिनेशन ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया ना, किस चीज़ को? कहता द फिजिकल अब्यूज़, इस चीज़ को। फिजिकल अब्यूज़ का मतलब कि जिस्मानी तशद्दुद को। कहता पुलिस रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट द टीचर, जो पुलिस थी उसने रजिस्टर कर लिया केस को, किसके खिलाफ? टीचर के खिलाफ। अब आगे देखो, द स्टूडेंट्स फादर सेड, कहता जो स्टूडेंट का फादर था ना, उसने कहा, क्या कहा? द टीचर वेंट अंडरग्राउंड, मतलब जो टीचर था वो क्या हो गया? वो छुप गया, ठीक है। अंडरग्राउंड होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छुपना, गायब हो जाना। कहता व्हेन ही रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट विद स्कूल मैनेजमेंट, कहता जब उसने स्कूल की मैनेजमेंट के पास शिकायत दर्ज की, तो उसके बाद क्या हुआ? ये अंडरग्राउंड हो गया, ये छुप गया। अच्छा, अब ये चीज़ देखो, ये जो कंप्लेंट वर्ड होता है ना, ये और इससे मिलते जुलते ये जो तीन वर्ड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये आज हम डिटेल में चेक करेंगे। देखो, कंप्लेंट और कंप्लेनियंट, ये इन पे ना बहुत से स्टूडेंट्स को ना थोड़ा कंफ्यूजन रहती है। इसको अच्छे से देख लो। देखो, ये जो कंप्लेन होता है ना, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होती है, ठीक है। जब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है तो इसका मतलब है शिकायत करना। और जब कंप्लेंट यूज हुआ है ना, तो ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है शिकायत। और जब कंप्लेनियंट यूज होता है तो ये नाउन होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? शिकायत करने वाला शख्स। तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे, ना कि ये यूज करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें ताकि ये चीजें आपको हमेशा क्रिस्टल क्लियर ही रहें।
तो अब ये देख लो, इसलिए इसने यहाँ पे कंप्लेंट यूज किया था, ठीक है। कंप्लेन, कंप्लेंट और कंप्लेनियंट, ये तीनों जो है डिफरेंट चीजें हैं। अब आगे देखते हैं। कहता द टीचर फिजिकली अब्यूज्ड माय माइनर सन इन एन इनह्यूमन वे। अब वो कह रहा है जो टीचर था फिजिकली अब्यूज्ड, मतलब उसने जिस्मानी तौर पर जो जुल्म किया माय माइनर सन, मेरे छोटे बच्चे पर, ठीक है, मतलब छोटा बच्चा जो माइनर होता है ना, जो अंडर एज होता है, उस पे, इन एन इनह्यूमन वे, एक ऐसे तरीके से जो कि इनह्यूमन था, मतलब जो बहुत ही क्रूअल था, जो बहुत ही हार्टलेस था, मतलब ये समझ लो कि जो बहुत ही इंसानियत से दूर था। ही क्राइज एट नाइट। देखो अब इसने यहाँ पे क्राइज क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि ये एक रूटीन की सेंस दे रहा है कि अब वो ऐसे हुआ है कि जब से ये इंसिडेंट हुआ है ना, वो रोज रात को रोता है, ठीक है। अब इसलिए इसने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया। एंड कैन नॉट स्लीप, कहता वो नहीं सो सकता ड्यू टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। कहता इन चीज़ों की वजह से, एक तो जो जिस्मानी तशद्दुद पहुंचा, इसके साथ साथ इसको जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पहुंचा। देखो ट्रॉमा क्या चीज़ होती है, ट्रॉमा का मतलब होता है शॉक, इमोशनल डैमेज, जहनी दर्द। एक तो जिस्मानी दर्द होता है, वो तो उसको मिला ही मिला, उसके साथ साथ उसको जहनी दर्द भी मिला। सादत इकबाल सेड, इसने कहा कॉलिंग अपॉन द नेशनल चाइल्ड राइट्स कमिश्नर, इनको कॉल अपॉन करते हुए, कॉल अपॉन का मतलब क्या, रिक्वेस्ट करते हुए, किनसे, इनसे, एंड द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, और इनसे किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की थी उसने, फॉर जस्टिस, जस्टिस के लिए। चलें अब आगे कंटिन्यू करते हैं। वो कह रहे हैं द विक्टिम अली ऑल्सो कंप्लेन दैट द टीचर इन क्वेश्चन। कहता है जो विक्टिम था ना, जिस पे जुल्म हुआ था, अली, कहता उसने कंप्लेन किया कि टीचर जो इन क्वेश्चन है ना, जिससे सवालात पूछे जा रहे हैं, इन क्वेश्चन का मतलब होता है जो अंडर डिस्कशन है, जो इन्वॉल्व है, जिससे सवालात हो रहे हैं। कहता ऑलवेज पनिश स्टूडेंट, उसने हमेशा स्टूडेंट्स को पनिश किया है, मतलब ये जो काम हुआ है ना इसके साथ, ये एक बार नहीं हुआ, ये स्टूडेंट्स को वैसे ही मारता रहा है। तो ये बात उसने सामने रखी। कहता है रिमशा कायनात, एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट टोल्ड डॉन। कहता है ये जो पर्सन थी ना, ठीक है, कौन थी, रिमशा कायनात, और ये कौन है, फिर कोमा लगा के इसके बारे में उसने वजाहत की है कि ये एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने डॉन को बताया। अच्छा क्या चीज़ उन्होंने बताई, दैट ये कि कॉर्पोरल पनिशमेंट, कहता है ये जो जिस्मानी सज़ा है ना, हैड, वो रखती है नेगेटिव इफेक्ट को, बहुत ही मनफी असरात को, ऑन स्टूडेंट्स के ऊपर, एंड रिजल्टेड इन स्टूडेंट्स डेवलपिंग अ टेंडेंसी टू ड्रिफ्ट आउट ऑफ द एकेडमिक सर्कल एंड बिकमिंग रिबेलियस। और इससे क्या होता है, कहता है ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये जो पनिशमेंट होती है, ये रिजल्ट इन होती है, मतलब इसका नतीजा किन फॉर्म में निकल कर आता है, किन सूरतों में निकल के आता है। कहता है वो इन सूरतों में निकल कर आता है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके अंदर एक टेंडेंसी पैदा होती है। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, उनके अंदर रुझान पैदा होता है, किस चीज़ का, ड्रिफ्ट आउट होने का, बाहर निकलने का। कहाँ से, एकेडमिक सर्कल, मतलब ये जो भी तलीमी अदारे हैं वो इनसे भाग जाते हैं ना, तो वो ये बात कर रहा है, ठीक है। ड्रिफ्ट आउट का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट आउट का मतलब ही यही होता है कि दूर हो जाना, दूर चले जाना, अलग हो जाना। और किस चीज़ से, वो ये चीज़ उसने मेंशन की है। और किस चीज़ में ये रिजल्ट इन होते हैं, कहता बिकमिंग रिबेलियस, कि वो रिबेलियस हो जाते हैं, मतलब वो आप ये समझ लो नाफरमानी करने वाले बन जाते हैं, वो बगावत करते हैं, वो कहते हैं हम स्कूल नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की वजह से, इस चीज़ की वजह से। अच्छा अब एक चीज़ नोट करो, देखो रिजल्ट इन जो होता है ना, इसके बाद आप हमेशा जेरन को ही मेंशन करोगे, ठीक है। रिजल्ट इन के बाद ही डेवलपिंग आया, आपने डेवलप मेंशन नहीं किया, इसके बाद क्या मेंशन किया, डेवलपिंग, और रिजल्ट इन के बाद ही आपने क्या मेंशन किया, बिकमिंग, ठीक है। ये चीज़ जो है ना, ये पॉइंट अपने माइंड में याद रखिएगा कि रिजल्ट इन जो होता है अपने बाद जो है वो जेरन लेता है V1 + ing, इसलिए यहाँ पे इसने डेवलप नहीं लगाया और बिकम नहीं लगाया। शी वॉज ऑफ द व्यू। अच्छा देखो अब ये बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस बना हुआ है। अब ये जो चीज़ है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है उसकी राय थी, उसका ख्याल था। अब देखो इस तरह के सेंटेंसेस जब हमें इंग्लिश में फ्रेम करना पड़े ना, तो हम वर्ड्स ढूंढते हैं कि हम किस तरह से इसको फ्रेम करें। तो ये चीज़ें ना, अब इस सेंटेंस को आप नोट कर लें और इसके ऊपर इसके साथ ना इसका मीनिंग भी लिख लें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसका ख्याल था या उसकी ये राय थी। आप कहते हो ना ये उसका पर्सपेक्टिव था।
ये उसका ओपिनियन था, उसका बिलीफ था, तो उसके लिए आप इस तरह से आप बनाते हो, डिज़ाइन करते हो सेंटेंस को। क्या था दैट ये कि कॉर्पोरल पनिशमेंट, कहता है ये वाली जो पनिशमेंट है ना, ये जो जिस्मानी सज़ा है, हैड रखती है लॉन्ग लास्टिंग फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। कहता है ये इस तरह के मनफी असरात रखती है, जिस्मानी भी और जहनी भी। कहता एंड वॉज अ मेजर कॉज ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट्स, और ये जो चीज़ थी ये मेजर कॉज थी, एक बहुत बड़ी वजह थी स्कूल ड्रॉप आउट्स की। स्कूल ड्रॉप आउट्स का मतलब क्या है कि वो वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा है जो स्कूल जाना छोड़ देते हैं। अब आगे देखते हैं। कहता मुनज़्ज़ा पीरज़ादा कौन है, कॉमा लगा के प्रेसिडेंट ऑफ अ लोकल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ की बात कर रहा है कि ये वहाँ की प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, अब ये क्या कह रही हैं, कहती वाइल कमेंटिंग ऑन द इशू, कमेंट करते हुए, इसके ऊपर अपना तबसरा करते हुए या इसके ऊपर अपनी राय देते हुए, सेड उन्होंने कहा दैट ये कि द पंजाब गवर्नमेंट हैड बैंड कॉर्पोरल पनिशमेंट। कहता है ये बता रही हैं कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो बैन कर चुकी हैं इस पनिशमेंट को इन स्कूल्स में वे बैक इन सितंबर 2005। वे बैक का मतलब क्या होता है, बहुत पहले। कहता 2005 सितंबर में बहुत पहले वो ये वाली पनिशमेंट पे जो है वो पाबंदी लग चुकी है, इस चीज़ पे, इस चीज़ को बैन किया जा चुका है। इसलिए तो वो ये बात कर रहा है ना कि इसलिए इसने यहाँ पे पास्ट में सारी चीज़ें लिखी है ना कि ये वाली जो चीज़ थी ये इस तरह के नेगेटिव जो है ये इफेक्ट रखती थी, इसकी वजह से ड्रॉप आउट्स होते थे। अब यहाँ पे पास्ट में क्यों बात की, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बैन हो चुकी थी ना, इसलिए। She said, उसने कहा अंडर आर्टिकल 25A, कहता इसके तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहता मतलब ये जो आर्टिकल है इसके तहत देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस, कहता वहाँ पे जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए, कोई ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होनी चाहिए, मतलब इस चीज़ को आप कहीं पे भी इसकी गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, किस चीज़ की, कहता फॉर कॉर्पोरल पनिशमेंट, इस पनिशमेंट की, इस जिस्मानी सज़ा की। देखो जीरो टॉलरेंस आपने अक्सर यूज़ किया होगा, ठीक है, या नज़र आया होगा। इसका मतलब यही होता है कि इस चीज़ को लेकर ज़ीरो बर्दाश्त है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है ये चीज़ है। अब वो कोई भी हो सकती है, जैसे कोई अब्यूसेस हो सकती हैं, गालियाँ हो सकती हैं, जैसे इस केस में मार है, तो आप उसके लिए भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हो कि देयर शुड बी या देयर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर समथिंग, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है, ये न्यूज़ जो है, जो ख़ास इस इंसिडेंट के ऊपर है, तो वो यहीं तक ख़त्म होती है। जो आगे रेस्ट है ना, वो इसने पास्ट एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं कि ऐसे और भी केसेस हुए थे। तो आई होप कि इस छोटे से आर्टिकल्स में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस लेकर आऊँ जो बिगनर्स के लिए हों, जहां आपको इतनी डिटेल में चीज़ें बताई जाए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।